Good morning students and welcome to class 10, your chapter number 1 of geography portion, and in our last class we started our new chapter as a name the water resources and also discussed the many problems related to the fresh water scarcity and also came to know that why the water management is important, essential for the human beings. तो बच्चों लास्ट की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये बात की कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग देखते हैं कि फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, पानी की कमी देखने को मिलती है। और हमने साथ में ये भी बात की कि पॉपुलेशन धीरे धीरे जो इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल अगर सिनेरियो अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन ग्रोइंग के साथ ही लोगों की नीड भी जो है वाटर की वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स को फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी को फेस करना पड़ रहा है। एंड इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं ताकि वाटर को मैनेज किया जा सके, वाटर मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पानी की कमी को, हम लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें बड़े बड़े डैम्स कई बड़ी बड़ी रिवर्स पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ताकि इन रिवर्स के पानी को, इन रिवर्स की वाटर सप्लाई को स्टोर किया जा सके और उसी वाटर का यूज इरिगेशन में, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और कुछ रीजन्स, कुछ एरियाज जो है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। और ये भी हमने जाना कि जवाहरलाल नेहरू इन्होंने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया कहा था। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग थी। आज बच्चों हम लोग कम से कम 3 जो प्रोजेक्ट है इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जो हमारे सब टॉपिक है। तो फर्स्टली दामोदर वैली प्रोजेक्ट, सेकेंडली हीराकुंड प्रोजेक्ट एंड थर्ड राजस्थान कैनल, जिसमें हम लोग इंदिरा गांधी कैनल के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। याद रखिएगा बच्चों, इस चैप्टर में से पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट आपको हर साल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, और जो भी मैंने यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड बातें हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इतना जो बोर्ड पे लिखा है वो आपको क्वेश्चन का आंसर अटेंड करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। तो देखते हैं बच्चों, जानते हैं कुछ बातें दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। पहली चीज बच्चों, कल हमने पढ़ा था हीराकुंड प्रोजेक्ट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का ही एक प्रोजेक्ट था, 1948 के अंदर स्टार्ट हुआ था और जो है सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट था। ठीक है, उसी तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया का ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ये भी उसी समय 1948 के अंदर स्टार्ट हुआ था। और जॉइंट वेंचर अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टेट जो है इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो देखिए बच्चों, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट बेसिकली वेस्ट बंगाल और झारखंड का एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसका बेनिफिट इन दोनों स्टेट को मिलता है। ठीक है, तीसरी बात है स्टार्टेड इन 1948 और रिवर दामोदर। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी स्टार्टिंग 1948 के अंदर हुई थी, मतलब आफ्टर द 1 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंट, देश के आजाद होने के 1 साल बाद। और कौन सी रिवर पर बना हुआ है? तो बच्चों, जो आपकी इस प्रोजेक्ट का नाम है दामोदर, वही रिवर का नाम है। तो दामोदर रिवर के ऊपर दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया। आगे हम देखते हैं, दामोदर वैली इज नोन दामोदर रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल है ना। तो यहाँ पर इस रिवर को बंगाल का सोरो कहते हैं। सोरो का मतलब शोक, शोक का मतलब समझ गए आप, दुख। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों कहते हैं बच्चों? हमारी कंट्री के अंदर जब मानसून रीजन आता है या मानसून सीजन आता है उस समय हर साल इस रिवर के अंदर फ्लड जैसी कंडीशंस बन जाती है। इस नदी में इतना पानी आता है कि वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के सारे जो एरियाज है वो बाढ़ में डूब जाते हैं और जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इस दामोदर रिवर पर डैम कंस्ट्रक्ट किया है ताकि मॉनसून रीजन के अंदर जो रेनफॉल से जो सरप्लस पानी इस नदी के अंदर चला जाता है, जिसके कारण वेस्ट बंगाल के अंदर बाढ़ आ जाती है, तो इस बाढ़ की कंडीशन को रोकने के लिए इस दामोदर वैली पर ये डैम बनाया गया है
ताकि मानसून के अंदर जो भी सरप्लस पानी आ रहा है, जो भी बारिश का पानी आ रहा है जिसके कारण नदी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, उस सरप्लस पानी को इस डैम के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। और आपका ये क्वेश्चन भी बनता है, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल या बंगाल, तो इसका आंसर होगा आपका दामोदर वैली, ठीक है, या दामोदर रिवर। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द टेनेसी वैली प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है बच्चों, एक्चुअल के अंदर अमेरिका के अंदर बच्चों एक रिवर है टेनेसी रिवर। जिस तरह से हम लोग अभी जस्ट डिस्कस हमने किया है कि दामोदर रिवर में मॉनसून सीजन के अंदर बाढ़ या फ्लड जैसी कंडीशन बनती है, जिसके कारण वेस्ट बंगाल को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसी तरह से ये जो टेनेसी रिवर है अमेरिका की, ये और दामोदर रिवर जो है दोनों का ही सेम कंडीशन होती है। तो टेनेसी रिवर में भी जब रेनी सीजन आता है तो यहाँ पर भी इस रिवर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर फ्लड जैसी कंडीशन बन जाती है। तो बाढ़ को रोकने के लिए अमेरिका के अंदर टेनेसी रिवर पर एक वैली प्रोजेक्ट बनाया गया था, जहाँ पर कह सकते हैं कि सरप्लस वाटर को कलेक्ट या स्टोर किया गया था। बहुत बड़े डैम बनाए गए थे, ठीक है, जिसको टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो हमारी कंट्री में ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये एज इट इज टेनेसी वैली प्रोजेक्ट को फॉलो करते हुए ही बनाया गया। मतलब जिस तरह से टेनेसी वैली प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है, सेम उसी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब देखिए दामोदर वैली प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया, क्या रीजन थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया गया। तो बच्चों कुछ रीजन है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनाया गया है। तो देखिए, टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल पीपल बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस रीजन के अंदर वेस्ट बंगाल उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड सुधारने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब आप कहेंगे कि डैम का लोगों से क्या लेना देना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या लेना देना। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर वही डेवलप होते हैं जहाँ पर वाटर की कह सकते हैं कि अबंडेंस भी हमको देखने को मिलती है। मतलब जहाँ पर पानी होगा वहीं पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, साथ में पॉपुलेशन भी वही ज़्यादा से ज़्यादा रिजाइड करना पसंद करती है। ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसी जगह पर ही डेवलप होता है। आप लोग देखिए बच्चों, एंशिएंट टाइम से अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ें, चाहे मिस्र का सिविलाइजेशन पढ़ लें, चाहे चाइना का सिविलाइजेशन पढ़ लें, वर्ल्ड के जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, सारे सिविलाइजेशन वहीं पर एस्टैब्लिश हुए जहाँ पर वाटर था, पानी जहाँ पर सफिशिएंट था। तो इसीलिए इन रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर बच्चों जब हाइड्रो पावर प्लांट लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बिजली बनेगी, तो यहाँ पर लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरा जब इस डैम से कई सारी कैनल्स निकाली जाएगी तो आसपास के रीजन में वाटर की सप्लाई होगी, तो इससे वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप होगी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी होगा। तो कहने का मतलब दामोदर वैली प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल पीपल बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लोकल एरिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ताकि लोगों का स्टैंडर्ड अच्छा हो सके। अब देखते हैं यहाँ पर दामोदर रिवर की बच्चों कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, कुछ छोटी नदियाँ जो इस रिवर में आके मिल जाती है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि स्मॉल जो स्ट्रीम्स होती है, स्मॉल जो रिवर्स होती है, जो जब किसी मेन रिवर के अंदर मर्ज हो जाती है तो उन स्मॉल रिवर्स को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी के ऊपर हम बात करें तो एक है बाराकर रिवर, सेकंड है बोकारो रिवर, थर्ड है कोनार रिवर। तो इस तरह से टोटल 3 ट्रिब्यूटरीज जो है वो दामोदर रिवर की है। आपको ये भी बता दें कि ये जो बोकारो जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पर टाटा का आपने नाम सुना होगा, टाटा अंबानी है ना, तो टाटा का आयरन स्टील प्लांट इसी रिवर के पास में है, जहाँ पर हमारी इंडिया का सबसे ज्यादा स्टील आयरन का प्रोडक्शन होता है। तो कहने का मतलब है क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वाटर सप्लाई है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, डैम्स आर बिल्ट ऑन द बाराकर रिवर। अब देखिए बच्चों, ये जो दामोदर रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पर हर रिवर के ऊपर कुछ डैम बनाए गए हैं छोटे छोटे। जैसे अगर हम देखें कि जो पहली रिवर है बाराकर रिवर, इसके ऊपर 3 डैम्स है। तो पहला डैम है मेथान डैम, दूसरा बाल पहाड़ी, तीसरा
स्टील कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। इसी के साथ में देखो बोकारो डैम, बोकारो रिवर के ऊपर, कोनार डैम, कोनार रिवर के अंदर। तो देखिए आप बोकारो रिवर पर बोकारो डैम बना हुआ है, सॉरी बाराकर रिवर पर तो बना हुआ है 3 डैम्स, जिसमें से मेथान, बालपाड़ी और तिलैया डैम। बोकारो रिवर पर बोकारो डैम है और कोनार रिवर पर कोनार डैम बनेगा। इसी के साथ 3 हाइड्रो पावर प्लांट्स इन द बोकारो, चंद्रपुर एंड दुर्गापुर आर बिल्ट। अभी जो बच्चों दुर्गापुर दिख रहा है, ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर दुर्गापुर के अंदर भी स्टील आयरन प्लांट है। इंडिया का सबसे कह सकते हैं कि एंशिएंट का मतलब सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब, और या जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो सेकंड जो हमारी 5 ईयर प्लान था उसमें दुर्गापुर के अंदर गवर्नमेंट ने एक स्टील आयरन प्लांट लगाया था। तो ये दुर्गापुर में आया था। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, एक्चुअल में इस रिवर वैली प्रोजेक्ट में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है इसकी, उन सारी नदियों के ऊपर कुछ डैम बनाए गए। तो यहाँ पर आपको ट्रिब्यूटरीज के नाम ध्यान रखने हैं। अब जो यहाँ मैंने पढ़ाया है, आपको समझाया है, उसी को मैं यहाँ पर एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको सारी चीजें जो यहाँ मैंने समझाई है एक ही बार के अंदर क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों, पहली चीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवर दामोदर। तो ये रिवर दामोदर कहाँ से ऑर्गेनाइज होती है, कहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। आप लोगों ने इंडिया का फिजिकल फीचर पढ़ रखा है, प्लेट्यू रीजन पढ़ रखा है। तो इसमें जो इंडिया का प्लेट्यू रीजन का जो नॉर्थर्न पार्ट है उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर 4 स्टेट आते हैं। एक आता है बिहार, एक झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये रिवर है दामोदर रिवर जो निकलती है और कहाँ बहती है? देखिए बिहार में, झारखंड के अंदर, ओडिशा के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर, और लास्ट में ये रिवर चली जाती है हुगली रिवर के अंदर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पर हुगली रिवर है जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये हुगली रिवर में मिल जाती है। तो कहने का मतलब पहली चीज, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये रिवर ऑर्गेनेट होती है। 4 स्टेट में इसका जो है फ्लो है, बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया कि इस रिवर की 3 ट्रिब्यूटरीज है। पहली ट्रिब्यूटरी है बाराकर रिवर। इस बाराकर रिवर पर यहाँ पर 3 डैम बने हुए। बाराकर रिवर पर कितने डैम है? 3 डैम है। और कौन सा है? तो देखिए बाराकर रिवर में है एक तो मेथान डैम, दूसरा है बालपाड़ी डैम और तीसरा है तिलैया डैम। तो 3 डैम किस रिवर पर है? बाराकर रिवर पर। फिर हम आते हैं बोकारो रिवर। बोकारो रिवर पर यहाँ पर एक ही डैम है जिसका नाम भी बोकारो डैम ही है। तो यहाँ पर दूसरा डैम हो गया बोकारो डैम। थर्ड रिवर है कोनार रिवर। इस कोनार रिवर के ऊपर भी बच्चों एक डैम बनाया गया है जिसको कोनार डैम के नाम से जाना जाता है। और साथ में यहाँ पर 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी लगाए गए हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बिजली बनती है। और आसपास में जितने भी आयरन स्टील प्लांट्स हैं, स्पेशली इन प्लांट्स को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। और साथ में जितने भी लोकल रीजन्स हैं वहाँ पर इस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ये था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो बाढ़ आती है, जो फ्लड की कंडीशन बनती है, उसको रोकने के लिए इस रिवर पर बेसिकली ये डैम बनाया गया था, ठीक है। और लोकल जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल को या उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इस डैम का मेन प्रोजेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, सेकंड है हीराकुंड डैम, ठीक है। अब जान लेते हैं हीराकुंड डैम साउथ इंडिया से रिलेटेड है और सबसे लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है वर्ल्ड का, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों हीराकुंड डैम के बारे में बात करें तो बच्चों देखिए ऑन द रिवर महानदी। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिवर महानदी पर ये डैम बना हुआ है। सेकंड आ जाएगा सौरो ऑफ ओडिशा। इस रिवर को सौरो ऑफ ओडिशा कहा जाता है। क्यों? सेम रीजन है। जिस तरह से दामोदर रिवर के कारण वेस्ट बंगाल में बाढ़ जैसी कंडीशन बनती है, उसी तरह से ओडिशा के अंदर भी रेनी सीजन में, मानसून सीजन में इस महानदी के अंदर फ्लड जैसी कंडीशन बन जाती है। मतलब महानदी का जो कैचमेंट एरिया है वहां पर बाढ़ आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए
महानदी में जो फ्लड कंडीशन बनती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये डैम बनाया गया है। तो दोनों ही चीजें ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ ओडिशा। तो सोरो ऑफ ओडिशा कौन सी रिवर है? तो वो जाएगी आपकी महानदी रिवर, जिसके ऊपर कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। आगे जानते हैं लॉन्गेस्ट डैम 4,801 मीटर, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है 4,801 इसकी जो है लंबाई है। आगे देखते हैं टू डैम्स टिकरपड़ा एंड बजाज। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर दो डैम बनाए गए हैं, एक डैम का नाम है टिकरपड़ा और दूसरा है धराज। ठीक है, इसके अलावा देखें प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इनटू द 2 फेजेस। इस हीराकुंड डैम का जो ये प्रोजेक्ट था इसको 2 फेज में कंप्लीट किया गया, मतलब 2 अलग अलग टाइम में ये डैम कंप्लीट हुआ। तो देखें बच्चों, फर्स्ट फेज में क्या था? हीराकुंड में एक संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहले फेज में क्या किया गया कि ओडिशा के अंदर, ये मैं बता देती हूँ कि बेसिकली ये डैम जो है ये उड़ीसा में ही बना हुआ है। तो ओडिशा के अंदर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हीराकुंड डैम बनाया गया। ठीक है, और इसी के साथ में 2 कैनल्स इस डैम से निकाली गई, जिसमें से एक का नाम है सेशन डैम, एक का नाम है संबलपुर कैनल। तो हीराकुंड डैम बनाया गया और साथ में 2 कैनल्स जो है वो निकाली गई, एक सेशन कैनल और दूसरी संबलपुर कैनल के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा देखें सेकेंड फेज के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया गया? 4 पावर प्लांट्स आर बिल्ट। तो सेकेंड फेज में बच्चों यहाँ पर 4 पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाए गए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके, बिजली बनाई जा सके। तो सेकेंड फेज के अंदर यहाँ पर पावर प्लांट लगाए गए और एक और कैनल निकाली गई जिसका नाम है बोरवेल एट राइट साइड। अब इसको भी आप डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए हीराकुंड डैम, ठीक है, कहाँ पर है? किस रिवर पे? महानदी रिवर पर है। कहाँ से निकलती है ये रिवर? छत्तीसगढ़ के अंदर एक हिल है जिसको बस्तर हिल के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो इस बस्तर हिल से छत्तीसगढ़ से ये रिवर ऑरिजिनेट होती है, आगे जाती है ओडिशा के अंदर और ओडिशा में ये रिवर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फ्लड की, बाढ़ की प्रॉब्लम ओडिशा में होती है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ से बहने के बाद ये आगे ओडिशा चली जाती है। यहाँ पर ये फर्स्ट फेज के अंदर यहाँ पर ये ओडिशा और यहाँ पर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये डैम बनाया गया है जिसको हीराकुंड डैम कहते हैं और साथ में सेशन कैनल और संबलपुर कैनल। तो 2 कैनल यहाँ से निकाली गई है जो कहाँ पर है? लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, और दूसरा है सेकंड फेज के अंदर यहाँ पर 4 पावर प्लांट भी बनाए गए और साथ में बोरगढ़ कैनल जो उड़ीसा से यहाँ पर निकाली गई है। तो इस तरह से 4 पावर प्लांट से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, साथ में 3 स्ट्रीम जो है इसकी कैनल्स निकाली गई है ताकि आसपास के रीजन के अंदर वाटर सप्लाई आराम से की जा सके। तो बच्चों इस तरह से ये है आपका हीराकुंड डैम और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने यहाँ पर समझ ली है। साथ में आपसे एक चीज और कहना है कि जो भी बोर्ड पर डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अकॉर्डिंग इतना आंसर आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसको जरूर राइट डाउन करें क्योंकि आपके बुक के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत डिटेल के अंदर इसको दिया गया है। तो मैंने उसमें से मेन चीज़ों को कलेक्ट करके इसको शॉर्ट नोट के अंदर कन्वर्ट किया है। आगे हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी कैनल की। तो मेरे इस वीडियो के इस पार्ट में हम लोग सिर्फ 2 डैम कंप्लीट करेंगे, दामोदर वैली और हीराकुंड, और अगला जो मेरा वीडियो का पार्ट है उसके अंदर हम लोग इंदिरा गांधी कैनल को डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं हम लोग इंदिरा गांधी कैनल के बारे में।